ठीक है, क्या सिचुएशन है बेटा? इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स हैंग कर रहे हैं सपोर्ट से, थ्रेड्स की हेल्प से। हर एक पार्टिकल का मास है m और चार्ज है q। ठीक है, दे आर हैंगिंग फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ टू थ्रेड्स, मतलब अलग अलग हैंग कर रहे हैं। दे विल रिपेल ईच अदर, ये बेटा फोर्स की डायरेक्शन है। दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है, एंड लेट थीटा बी द एंगल विद ईच थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये वर्टिकल लाइन यहां बनाता हूं। जब इक्विलिब्रियम आया तो हर एक थ्रेड थीटा एंगल बना रही है, किसके साथ? वर्टिकल लाइन के साथ। ये सिचुएशन गिवन है, तो इस सिचुएशन को एनालाइज करना है बेटा, इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं इस पे बेस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। दिस इज गिवन सिचुएशन, ठीक है। दो मेटालिक या कोई भी चार्ज पार्टिकल हैंग कर रहे हैं सपोर्ट की हेल्प से। सिचुएशन समझ में आ गई आपको? दोनों एक दूसरे को रिपेल क्यों करें? क्योंकि दोनों का सेम चार्ज हमने लिया था। अगर दोनों अट्रैक्ट करते तो यही बात खत्म हो जाती, फिर तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे एंड दे विल मूव एज फार, कहीं ना कहीं जाके रुक जाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जाके इक्विलिब्रियम कंडीशन पहुंचेगी, और जहां इक्विलिब्रियम हुआ वहां ये थ्रेड जो है वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है। क्या मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, क्या इक्वेशंस इन्वॉल्व है, वो समझते हैं। ये फोर्स कितनी होगी बेटा? हर एक पार्टिकल का चार्ज दिया है क्यू। अगर ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस x है, अगर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस x है तो ये फोर्स कितनी होगी? k q1 q2 दोनों q ही है दोनों, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू k इंटू क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ये है दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर और कौन सी फोर्स इन्वॉल्व है? हम सारी फोर्सेस, ये सिचुएशन ये लिख लिया ना आपने। वेरियस फोर्सेस की बात करते हैं, वेरियस फोर्सेस acting on each particle are number 1 F equal to k q square by x square। और कौन सी फोर्स है बेटा? ये देखो, किसी भी पार्टिकल का जो वेट होता है, अगर उसका मास mg दिया है तो उसका वेट कितना होगा? मास m दिया तो वेट होगा mg। वेट तो वर्टिकल डाउनवर्ड ही होता है। ये रिपल्सिव फोर्स, ये वेट। और कौन सी फोर्स यहाँ है बताओ? देयर इज वन मोर फोर्स, एक फोर्स और है, और वो है इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है। किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन होती है बेटा, जब भी स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी तो उसमें टेंशन होती है, तो इसे बोलते हैं टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। ये तीन फोर्सेस ही यहाँ इन्वॉल्व हैं। दिस इज टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। ठीक है, इसके अलावा और कोई फोर्स यहाँ नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके कारण है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से है। mg किसके कारण है? मास के कारण वेट होता है। और स्ट्रिंग जब भी होगी, जब भी स्ट्रिंग, वायर या थ्रेड, ठीक है, इस तरह की कोई चीज होगी तो उसमें टाइटनेस जो होती है, उस टाइटनेस को टेंशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे देख लो कि ये मेरे पास कोई थ्रेड है, इस थ्रेड में जो टेंशन होगी, ऐसे जब ये ढीला है ना, ये सपोज ऐसे लूज है तो टेंशन नहीं है। टेंशन कब होगी? ये सिचुएशन ऐसे, ये यहाँ जाके ऐसे रुक गई तो ये टाइट है इसलिए रुकी है। इमेजिन करो ये ढीली रुक सकती है कि कहीं हवा में? टाइट होगी तभी रुकेगी। तो जब भी कोई वायर या कोई थ्रेड होगी तो उसमें टेंशन होती है, और टेंशन हमेशा पुल करती है। आप टेंशन से ना पुश नहीं कर सकते। ये इसको पकड़ो और ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया जैसे, तो हम खींच सकते हैं अपनी तरफ, क्योंकि खींचने के लिए क्या करना पड़ता है? स्ट्रिंग को टाइट करना पड़ता है। क्या आप इसको पुश कर सकते हो? पुश करो, स्ट्रिंग ढीली हो गई तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। इसलिए टेंशन इज ऑलवेज ए पुलिंग फोर्स, ये याद रखना।
जैसे वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, टेंशन इज ऑलवेज पुल, ठीक है। तो ये तीन फोर्सेस हैं बेटा, बस इन्हीं तीन फोर्सेस के कारण देखो इक्विलिब्रियम कैसे है। ये एंगल थीटा दिख रहा, ये तो गिवन था। अगर मैं यहाँ एक और वर्टिकल लाइन बना लूं, ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा ये, बोलो। ये थीटा और ये भी थीटा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये टी है, जहां थीटा बनता है ना, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स जब आप रिजॉल्व करते हो, जहां थीटा बनता है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है, दिस विल बी टी कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर में क्या होगा, इधर टी साइन थीटा। ये कभी भूलना नहीं, साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे फाइंड कर रहे हैं। मैं आपको एक ट्राइंगल से ये चीज समझा ही देता हूं, ताकि परमानेंटली आपके दिमाग में इंप्रेशन पड़ जाए कि एक्स, ये साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे पता चलता है। मान लो ये एक ट्राइंगल है, इसमें एक्स वाई और आर लिखा मैंने, ठीक है। तो ये एक्स जो है आर के साथ थीटा एंगल पे है, तो इस ट्राइंगल में एक्स बाय आर किसके बराबर हुआ, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा, सो x इज इक्वल टू r cos थीटा। y बाय r क्या है, y बाय r क्या है बोलो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज sin थीटा, सो व्हाट इज y, r sin थीटा। मतलब जहां थीटा बन रहा है वो cos कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर में ये cos कंपोनेंट, इसके परपेंडिकुलर में sin। यहां देखना, ये t है, यहाँ थीटा बन रहा है, ये cos कंपोनेंट और ये sin, मतलब बीच में आ जाना। ये नहीं कि sin इधर ले लो, ये तो बाहर ही रह गया, शुड बी इंक्लूडेड। ये y यहाँ के बजाय आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x यहाँ के बजाय यहाँ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, सेम लॉजिक, ऑल्टरनेट, ठीक है। देखो ये तीन फोर्सेज हैं, इससे पहले आपने ये लिखा था वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ईच पार्टिकल, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी ऐसे ही है, मैंने एक ही बनाया। द टेंशन T कैन बी resolved into two components, और ये कंपोनेंट्स क्या हैं, T cos थीटा, T sin थीटा, as shown in figure। जो टेंशन है इस स्ट्रिंग में, that can be resolved into two components, और two components क्या है, T cos थीटा and T sin थीटा। फिगर में, फिगर कंप्लीट कर लीजिए आप। Since the particle is in equilibrium, therefore क्या होता है बेटा इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स जीरो होती है। नेट फोर्स जीरो मतलब जब बहुत सारी फोर्सेज है, जितनी ऊपर उतनी नीचे, जितनी लेफ्ट उतनी राइट, ठीक है, जितनी इधर उतनी इधर, इसके बैलेंस करने के लिए होना चाहिए। तो यहाँ देखना, ऊपर क्या फोर्स लग रही है और नीचे वेट, तो टी कॉस थीटा mg के बराबर, और इधर टी साइन थीटा और इधर f। तो क्या क्या आ गया आपके पास, इक्विलिब्रियम में है, देयरफॉर टी साइन थीटा इज इक्वल टू f, और टी कॉस थीटा क्या होगा, w के बराबर। mg लिख लेते हैं ना, w लिखो mg लिखो, एक ही बात है, w इज इक्वल टू mg। इसके अलावा और कोई इक्वेशन नहीं बनेगी बेटा, आप जो मर्जी जहां से मर्जी क्वेश्चन उठा लो, जब भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स की बात होगी तो ये दो इक्वेशंस ही हैं पहले लेवल पे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अलग टाइप्स हो सकते हैं, इक्वेशंस ये दो ही हैं। इन्हीं दो इक्वेशंस को मैनेज करना सीखना है हमने, इनको मैनिपुलेट करना सीखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन दिया होगा। जैसे कभी ये दिया होता है क्वेश्चन कि इस तरह से यही सिचुएशन है और लास्ट में पूछा है कि फाइंड द एंगल विच द थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल, मतलब हमें थीटा के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है। इक्वेशंस यही दो हैं, तो अगर आपको थीटा फाइंड करना है, टू फाइंड थीटा क्या करना है बेटा, डिवाइड डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, 1 बाय 2 tan थीटा आएगा ना, नहीं तो कॉट आएगा। तो क्या बनेगा देखो, t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा इज इक्वल टू f बाय mg। t और t कट जाएगा, tan थीटा क्या हुआ
tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एम जी। तो यहां से अगर आपने tan थीटा निकाल दिया तो थीटा को ऐसे बोल सकते हो tan इनवर्स एफ बाई एम जी। अरे वैल्यू तो तब होगी ना जब गिवन होगा कुछ, एफ का वैल्यू थोड़ी हमें पता है, हमें Q1 और ये जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं हम। वैल्यू की बात तो तब करेंगे जब आपको ये चार्ज दिया होगा, ये चार्ज दिया होगा, ये सेपरेशन दी होगी कितनी है। अभी सिर्फ फॉर्मूला देख रहे हैं कि बनाना कैसे है। सो tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एम जी। और कई बार क्या है, आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि टेंशन कितनी होगी इस स्ट्रिंग में, जब ये इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम में टेंशन कितनी होगी, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट इक्विलिब्रियम। स्ट्रिंग में टेंशन कैसे फाइंड करेंगे, इन्हीं दो इक्वेशन से टी कैसे निकालेंगे, सोचो, थोड़ा प्रेशर डालो। हाँ, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके टी निकालना है। क्या करें, यहाँ आपको साइन थीटा दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है, आपके पास ना एक साइन थीटा और कॉस थीटा को क्लब करने के लिए एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। हर एक क्लास में जब भी ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं तो सबसे पहले वही फॉर्मूला पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, है ना। टी फाइंड करने के लिए क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायरिंग करके ऐड करो, स्क्वायरिंग करके ऐड करो टू फाइंड टी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्यों ये स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, squaring and adding 1 and 2, therefore देखो, therefore t square sin square theta plus t square cos square theta, it is equal to f square plus mg square। sin square theta plus cos square theta is 1, t square कॉमन आएगा, देखो t square कॉमन तो क्या बना, sin square theta plus cos square theta, it is equal to f square plus mg का स्क्वायर। बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस की अब तो जरूरत नहीं है, हमारे पास ये आ गया, टी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। तो टी कितना हो गया, ठीक है। तो हमारे पास देखो, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमारे पास इक्वेशंस क्या बनी, 4 इक्वेशंस बन गई, 2 से 4 बना दी। एक तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, लिख दो, बार बार डब्ल्यू बोलते हैं, डब्ल्यू लिख। फिर tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू बोलना पड़ेगा, tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू एंड t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब mg नहीं बोलना, अब w ही बोलो, एक ही चीज बोलो ना, कहीं mg लिखोगे कहीं w लिखोगे तो क्या फन है, एक ही चीज लिखो, यहाँ भी mg लिखो, यहाँ भी mg लिखो, यहाँ भी, या फिर w रहने दो, ठीक है। और यहाँ हमने साइड पे पहले ही लिखा हुआ है, f किसके बराबर है, k q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कोलन ला, एंड w इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब देखना, अगर कभी क्वेश्चन में एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतना होगा, कॉम्पिटिटिव में देखो क्या है, यही सिचुएशन है, थोड़ा सा क्लियरली बनाऊंगा अभी। एक, दो, थीटा, अब डब्ल्यू ही लिखूंगा, एफ टी, ये भी थीटा है, चलो इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एनालिसिस कर ली सब, 3 ही फोर्सेज हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना लिया हमने, मान लीजिए ये जो हाइट है,
ये है H। ठीक, मुझे बताओ सेंटर से है ना ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा? बोलो, कौन सी थ्योरी है? H माइनस एक्स कैसे? ये x/2 होगा, ये टोटल x है, तो ये x/2 नहीं हुआ, इसमें कौन सा मंत्र पढ़ना है? मैंने बोला ये सेंटर है, ये अगर टोटल x है तो ये उसका आधा हुआ, क्यों नहीं हुआ? इस ट्राइंगल में बताओ tan थीटा कितना होगा? ट्राइंगल में tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इस ट्राइंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है? x/2 और बेस क्या है? h, so x/2 divided by h, so that is equal to x/2h। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? tan थीटा इज इक्वल टू f/w। अब देखना नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ये f x और h के बीच में रिलेशन बताना है आपको, क्या है x और h के बीच में रिलेशन बन जाएगा, f/w इज इक्वल टू, ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है, इट इज इक्वल टू x/2h। पता चला? tan थीटा f/w हमने एनालिसिस करके फाइंड किया, और ट्रिग्नोमेट्री की वो जो क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सो x/2 डिवाइडेड बाय h से भी tan थीटा निकाल लिया। अब x और h के बीच में रिलेशन देखना है, इसको कभी x बोल सकते हैं, इसको y बोला था वैसे जो क्वेश्चन नीट में आया था उसमें, तो y लिख लेता हूँ ताकि अगर आप कहीं क्वेश्चन देखें तो आपको याद आ जाए, हमने लिखा हुआ है ये क्वेश्चन कहीं। ठीक है, x/2y इज इक्वल टू, इस f की जगह क्या लिख सकते हैं? k q² बाई x²। w को रहने दो ऐसे ही, बस mg लिख देना, थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है, इक्वल टू x/2y। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 2y को इधर ले आओ, 2k q² इंटू वाई, 2k q² इंटू वाई इक्वल टू mg इंटू x³। ठीक है, देखना x³ कितना बनेगा? 2k² डिवाइडेड बाई mg इंटू वाई। तो x³ किसके प्रोपोर्शनल हुआ? ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, चार्ज, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, x³ इज प्रोपोर्शनल टू y। और अगर x³ y के प्रोपोर्शनल है तो x किसके प्रोपोर्शनल हुआ? यहां से जैसे मैं बोलता हूं x² इज प्रोपोर्शनल टू y, तो x इज प्रोपोर्शनल टू √y, तो यहाँ क्या आएगा? देयरफॉर x इज प्रोपोर्शनल टू y रेज पर 1/3। इतना कर लो, ठीक है, नोट करो। उसके बाद देखो बेटा, हम कूलम्स लॉ को इन टर्म्स ऑफ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ कॉन्टिन्यूस में भी लीनियर चार्ज डेंसिटी बताता हूँ। लीनियर चार्ज क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको याद है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन पता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, dl या dx, जो भी लेंथ हमने ली, इसका ऐसा यूनिट है कूलम पर मीटर। और बता देता हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, इट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसका जो यूनिट है दैट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। देन वी हैव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी,
आपने सिंबल्स याद रखने हैं बेटा। रो से रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। इट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, डी क्यू बाई डीवी, और इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर क्यूब। तो चार्ज डेंसिटीज तीन तरह की होती हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अभी हम आज सीखेंगे कि कूलम्स लॉ को, मतलब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उस फोर्स को लैम्डा की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है। तो उसी को एक्सटेंड करके आप सिग्मा की फॉर्म में भी बोल सकते हो। आपको सिंबल याद रखना है, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। लैम्डा इज चार्ज अपॉन लेंथ, सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया एंड रो इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो कूलम्स लॉ को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कैसे एक्सप्रेस करेंगे, पहले जनरल बताता हूँ, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। सपोज ये कोई वायर है, रैंडम शेप, इरेगुलर शेप हो, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट होगी तो तभी हम बोलेंगे लीनियर है। जब चार्ज किसी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो लाइन स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो, उस डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखना, इस वायर का टोटल चार्ज है मान लो Q, इस वायर के बीच में और यहां से R डिस्टेंस दूर कोई चार्ज पड़ा है स्मॉल q, इस वायर का टोटल चार्ज है कैपिटल Q। तो आपको ये बताना है कि इस वायर के बीच में और इसके बीच में जो फोर्स है उसको कैसे एक्सप्रेस करें, वही करने वाले हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते, डायरेक्ट फॉर्मूला ये नहीं लिख सकते के क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। वो इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है। आपको याद होगा पहले दिन जब कूलम्ब लॉ पढ़ा था तो मैंने बोला फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। ये हम तब लिखते अगर ऐसी सिचुएशन होती, क्यू क्यू और आर, तो यहाँ ये वैलिड था। पता चल रहा है? तो यहाँ तो चार्ज इधर, क्योंकि किसी पॉइंट का डिस्टेंस आर है, किसी का कुछ और होगा, किसी का और कम होगा, किसी का ज्यादा है, तो यहाँ तो कंफर्म है ना कि डिस्टेंस आर ही है यहाँ, लेकिन वो आर हमारा वेरिएबल है, आर की वैल्यू तो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट पॉइंट्स। हाँ, ये सारी लाइन ऐसे नहीं होके अगर इधर ही कहीं छोटे से रीजन में चार्ज होता तो वो ये वैलिड था, बट वो तो हमने कर लिया, सिंपल है वो तो यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज है वो किसी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट लाइन कैन बी स्ट्रेट और कर्व्ड। तो जब भी कभी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम छोटा सा कोई पार्ट, इसका छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं जिसका चार्ज है डी क्यू और जिसकी लेंथ है डी आर। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी आर। लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी आर। तो यहां से डी क्यू कितना हुआ बेटा? डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी आर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between dq and q is, इस फोर्स को मैं df से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। ये dq है, देखो पहले इधर बाद में नोट करो, ये dq है, यहां से r डिस्टेंस पे q है। अब dq तो पॉइंट चार्ज ही है, छोटे से पोर्शन पे ही है, सो k dq इंटू q बाय आर स्क्वायर। लेकिन हम dq की जगह क्या लिख लेंगे?
लैम्डा डी आर, के लैम्डा डी आर इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये डीएफ हो गया। तो बेटा अगर आपको टोटल फोर्स जब भी पता करनी है इस तरह की सिचुएशन में, तो उसके लिए आपने इस डीएफ को इंटीग्रेट करना है, तो ये आपका रिजल्ट आएगा। अब करना कैसे है इंटीग्रेशन, उसके लिए हमें कुछ पैरामीटर्स गिवन होने चाहिए, फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक है, इसे करो, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर समझ में आ जाएगा क्या था ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं बेटा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन ए वायर ऑफ चार्ज क्यू, एक वायर है जिसके पास क्यू चार्ज है, उसकी लेंथ एल है, एंड ए पॉइंट चार्ज क्यू जो इस एंड से ए डिस्टेंस पे है। इनके बीच में जो फोर्स है उस फोर्स को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जब भी कभी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा लीनियर या सरफेस या वॉल्यूम, सबसे पहले लैम्डा को डिफाइन कर लो। बेटा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हो गया डी क्यू बाई डी एल, डी एल या डी एक्स कुछ भी। मान लेते हैं ये छोटा सा कोई पॉइंट है जिसका चार्ज है डी क्यू, लेंथ है डी एक्स, तो लैम्डा क्या हुआ डी क्यू बाई डी एक्स। अच्छा, चार्ज अपॉन लेंथ है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन लेंथ को क्यू बाई एल भी तो बोल सकते हैं। डी क्यू बाई डी एक्स को हम क्यू बाई एल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसका यहां से जो डिस्टेंस है वो है एक्स, कहां से, उस पॉइंट चार्ज से, द फोर्स बिटवीन डी क्यू एंड क्यू इज, सपोज मैं उस फोर्स को डी एफ से रिप्रेजेंट कर लूं, के डी क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, के इंटू डी क्यू इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। डी क्यू की जगह क्या लिख लें, हमें क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है। अगर तो समझना बेटा, अगर तो क्वेश्चन में दिया होता ना कि ये वायर है जिसकी लीनियर डेंसिटी है लैम्डा, तो हम यहां से डी क्यू को लिखते हैं लैम्डा डी एक्स। लेकिन क्वेश्चन में लैम्डा नहीं दिखा है, लिखा है कि उसका चार्ज क्यू है और लेंथ है एल, तो हम डी क्यू को क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, के डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई एल डी एक्स। पता चला, डी क्यू की जगह क्यू बाई एल डी एक्स। अगर लैम्डा लिखा होता यहाँ तो डी क्यू की जगह लैम्डा डी एक्स, ईजी हो जाता। ठीक है, किसी भी तरीके से आ सकता है, लैम्डा वाला मैं पहले बता दिया, तो अभी ये दूसरा, ये आ गया आपके पास डी एफ। सो डी एफ इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एल इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। बेटा जो डिस्टेंस x है वो वेरिएबल है, मैंने एलिमेंट यहाँ चूज किया तो ये x बोल दिया। अगर मैं एलिमेंट यहाँ के बजाय यहाँ चूज करता तो x थोड़ा ज्यादा होता, अगर एलिमेंट यहाँ होता तो x थोड़ा कम होता। तो हमने x के हिसाब से ही इंटीग्रेट करना है, क्योंकि सिर्फ x ही वेरिएबल है यहाँ। द टोटल फोर्स इज, क्या क्या बेटा कांस्टेंट है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है, यहाँ तक नोट कर लो पहले। हमने फोर्स फाइंड करनी थी इस वायर के बीच में और इस पॉइंट चार्ज के बीच में, लेकिन हमने डीएफ जो फाइंड किया वो किसके बीच में है, वायर के इस छोटे से पार्ट में और इस डी क्यू के बीच में। तो पूरी वायर को कैसे इंक्लूड करें,
ये एलिमेंट सिर्फ यहाँ थोड़ी है, ऐसा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इनफैक्ट हर कहीं हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो x है ये वेरिएबल है। अगर हमारा एलिमेंट यहाँ हुआ तो ये डिस्टेंस x a के बराबर होगा, लेकिन हमें तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारे इंक्लूड करने हैं। जब ये एलिमेंट यहाँ होगा तब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a प्लस एल, है ना। तो इसका मतलब हमें सारे एलिमेंट्स लेने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल टू a, x इक्वल टू एल प्लस ए। तभी हम ये चीज इंश्योर कर पाएंगे। देखो ये हमारी वायर है, इसमें एलिमेंट हमने यहाँ लिया था, यहाँ से बोला जी उसका डिस्टेंस x है, बट वो एलिमेंट यहाँ भी तो हो सकता है, इनफैक्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ से जो जो ये वाला एलिमेंट होगा इसका डिस्टेंस a है, तो जो ये वाला एलिमेंट होगा उसका डिस्टेंस क्या है, l प्लस a। तो वो बन गई हमारी लोअर लिमिट, जो ये चीज इंश्योर करेगी कि इस एंड से लेके अपर लिमिट दैट इज l प्लस a तक हमने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट का मतलब होता ही एडिशन है। तो ये आपके 1/x² था, 1/x² की इंटीग्रेशन करनी है कहाँ से, a से लेके l प्लस a तक। बेटा जो 1/x² की इंटीग्रेशन है फिजिक्स में वैसे बहुत बार यूज होती है, आप इसको डायरेक्टली याद भी रख लो। 1/x² मतलब x का पावर -1 -2, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय n+1, सो दैट इज x -1 बाय -1, तो रिजल्ट आएगा -1/x। हमेशा याद रखना 1/x² की इंटीग्रेशन क्या होती है, -1/x, सो f विल बी इक्वल टू k/q बाय l इंटू -1/x फ्रॉम a टू l प्लस a। माइनस साइन को बाहर रखो, q इंटू q बाय l, 1/l प्लस a माइनस 1/a। ठीक है, बस उसके बाद तो कुछ भी नहीं करना है, हो गया, सॉल्व हो गया। Therefore f is equal to k q इंटू q बाय l, नेगेटिव साइन यहाँ रख लो, a इंटू 1 हो गया a माइनस l प्लस a डिवाइडेड बाय a इंटू l प्लस a। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस विल बी रिटन एज f इक्वल टू माइनस k q इंटू q बाय l, ये a और ये वाला a कैंसिल, माइनस l ओवर a इंटू l प्लस a, एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये खुद करने से ही हो जाएगा इसके बाद। तो ये आएगा बेटा फोर्स का एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस इज द फोर्स बिटवीन दैट वायर जिसका चार्ज q और लेंथ l थी, और एक एंड से डिस्टेंस a था, किसका, चार्ज q का। तो फोर्स को सिर्फ इतना ही नहीं समझना है कि k/r² लिखना है हमेशा। ठीक है, ये कूलम्स लॉ है, ये कूलम्स लॉ के डिफरेंट सिचुएशंस ले ली हमने, मल्टीपल चार्जेस के बीच में कॉन्टिन्यूस चार्ज, ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण था। अगर आपको यहाँ पर लैम्डा इंट्रोड्यूस करना है, लैम्डा दिया होता तो लैम्डा लिख सकते हैं, लैम्डा क्या है, q/l है, चार्ज मान लेंथ, तो q की जगह लैम्डा l लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो अगर आपको लैम्डा की फॉर्म में लिखना है k लैम्डा l इंटू q/a इंटू l प्लस a भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना प्रैक्टिस कर लो, उसकी मैं आपको कल एक असाइनमेंट भी दूंगा।